आज आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल का जो वीडियो संदेश जारी किया है, उसमें उनके पीछे दीवार पर शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। सुनीता केजरीवाल ने इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की इसी कुर्सी पर बैठकर कई वीडियो संदेश जारी किए थे, लेकिन तब इस दीवार पर सिर्फ शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की ही तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज आम आदमी पार्टी ने इन दोनों के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर उन्हें भी एक अमर क्रांतिकारी बना दिया और उन्हें आज का भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर बताने की कोशिश की। लेकिन सोचिए, शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल शहीद भगत सिंह कैसे हो सकते हैं? ब्रिटिश हुकूमत ने शहीद भगत सिंह को इसलिए जेल में डाला था क्योंकि वो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल को भारत की ही अदालत ने इसलिए जेल भेजा है क्योंकि उन पर शराब घोटाले में हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई के लिए लगातार अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक अदालतों ने उन्हें निर्दोष नहीं माना है और दिल्ली हाई कोर्ट में अब भी उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है। लेकिन शहीद भगत सिंह ने कभी भी अपनी फांसी की सजा को कम कराने का प्रयास नहीं किया, उसे टालने का प्रयास नहीं किया। 22 मार्च 1931 को अपनी फांसी से सिर्फ कुछ घंटे पहले जब शहीद भगत सिंह को यह पता चला कि उनके क्रांतिकारी दल के कुछ साथी उन्हें जेल से छुड़ाने की कोई योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शहादत से कुछ घंटे पहले एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा कि अगर मैं फांसी से बच गया तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा और संभवतः शायद मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेरी से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद के बूते की बात नहीं रहेगी। ऐसा उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था और इस चिट्ठी के कुछ घंटे के बाद ही शहीद भगत सिंह ने सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते अपनी शहादत दे दी। और इसलिए आज आप खुद सोचिए कि क्या शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाना हमारे इन नायकों का अपमान नहीं है? असल में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर ये कैमरा फ्रेम बनाया था, जिसमें शहीद भगत सिंह के जरिए अरविंद केजरीवाल खुद को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी और डॉक्टर अंबेडकर के जरिए खुद को गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों का नेता बताना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करते करते आम आदमी पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ही उनके साथ दीवार पर लगा दी। लेकिन सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जो सरकार में चल रही भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर राजनीति में आए थे, कभी सत्ता में आने पर बड़ा घर, बड़ा बंगला, गाड़ी नहीं लेंगे, कभी सुरक्षा नहीं लेंगे और कट्टर ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, अगर वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं, एक बड़ा शानदार महल जैसा सरकारी बंगला लेते हैं, उसे महल में तब्दील कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, सुरक्षा भी लेते हैं और फिर उन पर शराब घोटाले के आरोप भी लगते हैं, तो क्या वो आज के शहीद भगत सिंह या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो सकते हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी अभी शायद ऐसा ही दर्शाने की कोशिश कर रही है। अब आप संजय सिंह की इन तस्वीरों को देखिए, जिन्होंने शराब घोटाले में मिली जमानत को यानी बेल को अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट बना लिया और आज वो अपने परिवार और पार्टी के लोगों के साथ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया। जबकि हकीकत यह है कि महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन शराब का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर मुझे पूरे भारत का एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं देश में शराब की तमाम दुकानों को बिना कोई मुआवजा दिए बंद करा दूंगा और ताड़ के तमाम पेड़ों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि आगे चलकर उनके साथ ऐसा होगा। आज इसी शराब के घोटाले में बेल मिलने के बाद संजय सिंह उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शराब का विरोध किया था।
वल्लभ, जो कि हर स्टूडियो में, हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की आलोचना किया करते थे, आज वो बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कहा कि वो ना तो कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं की तरह सनातन धर्म के खिलाफ अब और नारे लगा सकते हैं और ना ही इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स यानी बड़े उद्योगपतियों को सुबह शाम गाली दे सकते हैं। और इसलिए अब वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए वो काम करेंगे। अब ना तो वो महिलाएं सड़कों पर दिखती है जो सिलेंडर लेके ऐसे फेंका करती थी। सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृत काल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विष काल है। जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ना खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा से अब खूब खाऊंगा और मरने दूंगा तक आ चुके हैं। ये प्रभु एक दिन लेक्चर दो ना मन की बात में, ताकि देश का हर युवा इसी रफ्तार से बढ़ जाए। और अगर आप उस दिन गेस्ट फैकल्टी को बुलाना चाहो मन की बात में, तो अडानी जी को बुलाओ। ये जो आपने सारे बयान आज देखे हैं, ये आज के नहीं हैं, ये बीजेपी ज्वाइन करने के बाद के नहीं हैं। ये तब के हैं जब गौरव वल्लभ कांग्रेस में हुआ करते थे और पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे, पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोसते थे, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे, अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठाते थे और आज कहते हैं कि अडानी तो वेल्थ क्रिएटर हैं। और जिन प्रधानमंत्री मोदी का रोज वो आलोचना करते थे, जिनकी, आज कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का संकल्प पूरा करने के लिए बीजेपी में आ गया हूं। आज आप एक बार सोचकर देखिए कि क्या कोई आम आदमी या कोई आम परिवार अपने जीवन में कभी ऐसा करता है या कर सकता है? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके लिए या आपके परिवार के लिए दिन रात बुरा चाहता हो, बुरा सोचता हो, बुरा बोलता हो, आपको सुबह शाम सिर्फ अपमानित करता हो, वो एक दिन रातों रात आपके पास आ जाए, आपके परिवार का हिस्सा बन जाए, आपके साथ रहने लगे, आपके साथ काम करने लगे और आप वो सारी कटु बातें भूलकर उसे माफ कर दें? हो सकता है कुछ बड़े दिल वाले कर भी दें, लेकिन अक्सर हमारे समाज में जो आम तौर पर आम लोग हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, आम लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं कि अगर उनका कोई जरूरत से ज्यादा अपमान करता है, उनके बारे में बुरा सोचता है, तो वो उससे बोलचाल खत्म कर देते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं और जीवन भर ये रिश्ते दोबारा बन नहीं पाते। बनते भी हैं तो इनमें गांठ रह जाती है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। और आपने देखा होगा आम लोग क्या करते हैं और नेता क्या करते हैं। आम लोग अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, ऐसे लोगों के यहां आना जाना बंद कर देते हैं। अगर गलती से भी कोई व्यक्ति ऐसे लोगों से बात भी करता है तो उन्हें समाज में अच्छा नहीं माना जाता। उनके लिए कहा जाता है कि क्या उनका कोई स्वाभिमान नहीं, जो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को के साथ फिर से रिश्ता जोड़ लिया जो उनका दिन रात अपमान करता था। आपने भी अपने आसपास ये सारी बातें देखी होंगी। वो इसलिए कि नेता चाहे कुछ भी करते हों, हमारे देश में जो आम लोग हैं वो आज भी सिद्धांतों पर चलते हैं। वो आज भी इस चिंता में लगे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे साथ दफ्तर में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे और हमारे जानने वाले लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा किया तो। लेकिन नेता कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। ये आम आदमी में और नेता में सबसे बड़ा फर्क है। नेता किसी को भी जब चाहे दोस्त बना लेता है, किसी को भी जब चाहे छोड़ देता है, किसी को भी दुश्मन बना लेता है, जो कि आम आदमी नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में आपको कोई गौरव वल्लभ और विजेंद्र सिंह नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीति ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है और राजनीति को असल में इस सब से यह कहकर परे मान लिया गया है कि इसमें कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज बड़ा सवाल यह है कि जब इस देश में पार्टी बदलने वाले नेता गलत नहीं है, जो नेता पार्टी बदलकर रातों रात दूसरी जगह दूसरे खेमे में पहुंच जाते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं, विचारधारा बदल लेते हैं, अपना चोला बदल लेते हैं, लोग बुरा नहीं मानते, फिर भी लोग उन्हें चुनाव में वोट देते हैं और जिता भी देते हैं। देखिए हमारे देश के लोग क्या करते हैं। और देखिए इस बार दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल भी चल रहा है, यानी
इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रहा है और पॉलिटिकल लीग भी चल रहा है, और आईपीएल और भारत के चुनाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और इन दोनों का ही फाइनल लगभग आसपास ही होगा। और इसमें विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण अब लगभग पूरी तरह से निकल चुके हैं। यानी ये वाला जो आईपीएल है, पॉलिटिकल लीग का आईपीएल, इसमें मुकाबले जो हैं वो बहुत दिलचस्प नहीं हो रहे, क्योंकि जो टीम है आईपीएल में तो दो दो टीम जब आती हैं तो बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ खेलती है, लेकिन यहां एक टीम बहुत मजबूत दिख रही है, दूसरी थोड़ी कमजोर दिख रही है। आज जम्मू कश्मीर में विपक्ष का इंडिया गठबंधन टूट गया और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी, और अब इंडिया गठबंधन की ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जहां लोकसभा की 5 सीटें हैं। और यहां बात सिर्फ एक जम्मू कश्मीर राज्य की नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम के बीच गठबंधन नहीं हुआ, और वहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। इतने बड़े राज्य में भी इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और पंजाब में भी लोकसभा की 13 सीटें हैं, और वहां भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ। तो इन सारे राज्यों में इंडिया गठबंधन की टीम जो है वो फेल हो गई। महाराष्ट्र में भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, और महाराष्ट्र में अभी विपक्षी पार्टियां अपने हिसाब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती जा रही हैं। और जिस दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनी भी है, वहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। यानी क्षेत्रीय दल जो हैं वो कांग्रेस को पूछ नहीं रहे हैं। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 17 सीटें मिली, बिहार की 40 में से 9, दिल्ली की 7 में से सिर्फ 3, तमिलनाडु की 39 में से सिर्फ 9, झारखंड की 14 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। यानी जिन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन करने में सफल हुई, वहां उसे क्षेत्रीय दलों से भी कम सीटें दी गई हैं। तो कांग्रेस कहने को तो राष्ट्रीय दल है, लेकिन इन सारे राज्यों में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी बन गई है। और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर जैसे जो बड़े राज्य थे, वहां तो गठबंधन हो ही नहीं पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह गठबंधन सफल नहीं हो रहा है। और इसका नाम तो बहुत अच्छा सोचा गया, नाम उन्होंने शानदार सोचा, क्रिएटिविटी के लिए पूरी दाद देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन नाम बड़ा अच्छा था, लेकिन यह गठबंधन धरातल पर लैंड नहीं कर पा रहा है। और यह गठबंधन असल में तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित रह गया है। आज इंडिया गठबंधन क्या है? यह गठबंधन है तस्वीरें खिंचवाने के लिए, यह गठबंधन है रैलियां करने के लिए। नेता तस्वीर खिंचवाने के लिए मंच पर तो साथ आते हैं, लेकिन साथ चुनाव नहीं लड़ पाते, उसके लिए सहमत नहीं है। तो इस तरह की जो फोटो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसके लिए इंडिया गठबंधन बिल्कुल सही है। सारे नेता इकट्ठे होते हैं, एक मंच पर आते हैं, मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, स्टूडियो में इंटरव्यूज देते हैं, बस वहां तक इंडिया गठबंधन सीमित हो गया है। लेकिन ये सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो खड़े हैं, लेकिन चुनाव साथ नहीं लड़ पा रहे हैं। हमारे देश में लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे इससे देश पर बुरा असर पड़े, समाज पर बुरा असर पड़े। अब हम आपको ताइवान लेकर चलते हैं। ताइवान में कल आए ताकतवर भूकंप के बारे में बताते हैं, जिसकी इस वजह से चर्चा हो रही है कि रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता वाले इस भूकंप के बाद भी सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई। और पिछले वर्ष तुर्की में जब ऐसा ही बड़ा भूकंप आया था तो वहां हजारों लोग मारे गए थे। आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की और ताइवान में अंतर यह है कि ताइवान ने भूकंप का सामना करने के लिए इतना मजबूत सिस्टम बनाकर रखा, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, और सिस्टम ऐसा कि बड़े से बड़ा भूकंप भी वहां की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को हिला नहीं पाता। जैसे आप ताइवान की राजधानी ताइपे की इन तस्वीरों में देखिए, जो ठीक उस समय की है जब कल सुबह वहां भूकंप आया, लेकिन वहां ऊंची ऊंची इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इमारतें हिल रही थी, लेकिन मौत नहीं हुई लोगों की। यह भी देखिए कि भूकंप की वजह से कुछ इमारतें टेढ़ी भी हो गई, लेकिन वो भी ध्वस्त नहीं हुई, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। जो लोग ऐसी इमारतों में फंस गए थे, उन्हें बचाव कर्मियों ने बाद में निकाल लिया। और बड़ी बात यह है कि अगर आप मरने वालों की संख्या देखें तो आपको यह शायद पता भी नहीं चलेगा कि यह भूकंप असल में इतना बड़ा और खतरनाक था। सिर्फ 9 लोग इतने बड़े भूकंप में मारे गए हैं। लेकिन अगर आप इन कुछ तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह कितना शक्तिशाली भूकंप था। जैसे ये देखिए,
जिस वक्त भूकंप आया तो वहां सड़क पर बस और गाड़ियां बुरी तरह से हिलने लगी और वो सब रास्ते में रुक गए थे। और ये वहां की एक मेट्रो ट्रेन की तस्वीर मैं आपको अब दिखाऊंगा। कल सुबह 8 बजे जब वहां भूकंप आया तो लोग अपने दफ्तर जा रहे थे और ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, जबकि ये इतना बड़ा भूकंप था। तो ताइवान इस भूकंप का सामना इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने यहां 25 साल पहले आए एक ताकतवर भूकंप से सबक सीख लिया, जिसमें 2400 लोग मारे गए थे और हजारों इमारतें उस समय ध्वस्त हो गई थी। वर्ष 1999 के उस भूकंप के बाद ताइवान ने पिछले 25 सालों में अपनी सारी इमारतों को रीडिजाइन कर लिया और रीडिजाइन करके इतना मजबूत बनाया कि वो बड़े से बड़ा भूकंप झेल सकें। और वहां जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनके भूकंप रोधी होने की नियमित जांच की जाती है। नियमों का कितनी कड़ाई से पालन होता है इस बात से समझिए कि वर्ष 2016 में जब वहां एक भूकंप आया तो सिर्फ एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जो वहां गिर गई थी और कई लोग मारे भी गए थे। और तब इसे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मुकदमा किया गया और 5 लोगों को जेल की सजा इसलिए हो गई क्योंकि वहां ये बिल्डिंग उस भूकंप में गिर गई थी। और तब से